बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बेटा, आज थर्सडे को जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उसका टॉपिक है विटामिन्स। इससे पहले न्यूक्लिक एसिड आता है, लेकिन उसे बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम बात करें, हिस्ट्री के हवाले से, तो 1912 ईस्वी की बात है। हॉपकिंस नामी एक केमिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हमने अभी स्किप किए हैं, बाद में पढ़ लेते हैं उनको डिटेल में ज़रा। इनके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं बेटा, बल्कि एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और तब इन्हें नाम दिया गया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का। इनका अर्लियर एज में जो नाम दिया गया था वो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ नशोनुमा फैक्टर नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले ज़रूरी कंपाउंड्स या केमिकल्स, मटेरियल, सब्सटेंसेस, अशिया। ताहम बाद में इनका नाम बदल के विटामिन्स रख दिया गया। विटामिन्स नाम किसकी जानब से प्रपोज किया गया? एक फंक नामी केमिस्ट आए। केमिस्ट नाम क्या था? फंक। उन्होंने इन सब्सटेंसेस को नाम दिया विटामिन्स का। टर्म की इस्तिलाह को अंडरस्टैंड करने के लिए याद रखिएगा, वाइटा का वर्ड वाइटल से लिया गया है और मेंस का वर्ड जो है मैन्यूट से लिया गया है। वाइटल, मैन्यूट। मैन्यूट स्टैंड फॉर क्वांटिटी, बहुत कम मकदार। वाइटल रोल, बहुत कम मकदार में ये सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनका किरदार इंतहाई अहम होता है। इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? विटामिन्स कहा जाता है। ठीक। इन्होंने विटामिन B1 थायमीन कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कवर किया। फर्दर हम इसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। विटामिन्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 वाटर सॉल्युबल, नंबर 2 फैट सॉल्युबल। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं उनको वाटर सॉल्युबल कहा जाता है, और जो फैट्स के अंदर हल होते हैं उनको हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो हमेशा विटामिन A, D, E और K, ये चार विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। अडेक नाम याद रखने के लिए, अडेक जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन B और C वगैरह जो हैं ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स अगर एक्सेस अमाउंट में ले लिए जाए, कम अमाउंट में तो चाहे वाटर है चाहे फैट सॉल्युबल है,
डेफिनेटली वो डेफिशिएंसी इनकी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के अंदर रुकावट का बायस बनती है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती फिर। सो इसलिए वाटर सॉल्युबल अगर एक्सेस अमाउंट में, कम तो नुकसानदेह है ही है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ले भी लिए जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि ये वाया यूरिन, वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की वजह से वो सॉल्युबल होंगे यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिमूव होंगे। मगर बदकिस्मती से अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि एडेक, अगर ये हम एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। क्यों नुकसानदेह साबित होते हैं? क्योंकि फैट के अंदर सॉल्युबल थे, हमने बॉडी में से इन्हें रिमूव नहीं किया एक्स्ट्रा अमाउंट को, सो अंदर वो बोन लाइक अपेंडेजेस, हड्डी नुमा उभार बना देते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ आर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। ठीक है, जब इन्वेजिनेट कर जाएगा तो उसकी वजह से वो टिश्यूज़ या आर्गन्स का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होगा और डिस्ट्रॉय होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ और वो दर्द का बायस बनता है। तो ये हमारी है डेफिशिएंसी भी इनकी बहरहाल नुकसानदेह होती है। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें विटामिन ए और डी के सोर्सेज, यूजेस और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बीमारी का जिक्र किया गया है। पहले हम विटामिन ए को देख लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से हमें हासिल होता है, एग्स से हासिल होता है, अंडे, ऑयल्स, कुकिंग ऑयल वगैरह, इनसे हमें हासिल होता है, एंड फैट्स वगैरह से। फिश से भी हासिल होता है। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन से भी हासिल होता है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है। कैरेट्स एंड लिवर, गाजर वगैरह से हासिल होता है। और अगर जो लिवर वगैरह होता है उसमें भी विटामिन ए प्रोडक्शन पावर होती है। इसके यूजेस क्या हैं? ये हमारे एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं उनके मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार होता है एंड एक्ट्स एज रेटिना डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म। आप लोगों ने बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा 10th की बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह से इल्म होगा। आपने पढ़ा था आई का स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें आपने आई का स्ट्रक्चर, आई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने पढ़ा था कि हमारे जो आँख का स्ट्रक्चर है उसमें दो तरह के कोन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं। तो रॉड सेल्स जो होते हैं वो भी दिखाई देने के काम में मदद देते हैं, कोन सेल्स भी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनका फंक्शन होता है। तो उसमें रेटिना एनीवे डार्क कंडीशन में रॉड्स की मदद से देखता है, तो उसके अंधेरे के अंदर किसी भी चीज़ को देखने की सलाहियत को प्रोमिनेट करता है विटामिन ए। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर रात को नज़र नहीं आएगा। अंधेरे के अंदर रेटिना की जो अडेप्टेशन है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है इंसान, वो ख़त्म हो जाती है और इसी वजह से इससे रात का अंधापन कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र नहीं आता। आई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंखों पे सोजिश वगैरह आ जाती है। इसी तरह अगर विटामिन डी के बारे में देखें तो ये फ़िश लिवर, मछली के लिवर से हासिल होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाली जितनी भी अशिया हैं उनसे हासिल होता है। ऑयल, फैट, ऑयल और फैट वगैरह से हासिल होता है। विटामिन डी जो है स्किन के अंदर भी बनता है। जब सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है ना तो स्किन के अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो विटामिन डी खारिज करने की सलाहियत रखते हैं, तो उस वक़्त विटामिन डी खारिज होता है। जो कि विटामिन डी का काम क्या होता है कि हमारे ब्लड में से कैल्शियम आयंस को अलहदा करता है और हड्डी के साथ डिपॉजिट करता रहता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और यही वजह है
कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों की बीमारियां आम हो जाती हैं। अक्सर ये ख़वातीन के मसाइल होते हैं क्योंकि वो स्किन कलर के बारे में बेटा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इस वजह से वो जब सनलाइट में बहुत कम बाहर निकलना होता है, इस वजह से उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी का जो इम्कान होता है वो ज़्यादा होता है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड में से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल के हड्डियों के साथ तय दर तय लगाने का अमल भी रुक जाता है, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर रह जाती हैं। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से हड्डियों का सूखापन उसे कहा जाता है, रिकेट्स की बीमारी लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का तज़किरा किया गया है। ऐसे विटामिन्स हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। ये हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है जिसके 10 विटामिन्स होते हैं, और विटामिन सी भी शामिल है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को रैपिडली तौर पे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, हैंस दीज विटामिन्स आर नॉट टॉक्सिक इवन इफ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। अब तो इसके साथ ही बेटा आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा।